So let me discuss some important cheat codes with you, specifically for those of you who are going to write their essay paper on the 22nd of August. So these cheat codes, and subsequently I also have another video which I will be bringing up on Sunday, which is about an anecdote bank, जहाँ पे मैं 25 anecdotes आपके साथ share करूँगा. So today and Sunday, two videos are very important for essay writing. Now, of course, the essay paper is near, so therefore it's my responsibility to discuss some important cheat codes and certain important techniques with all of you. And so यही कोशिश इस वीडियो में करी जाएगी. Welcome to the video. My name is कुबेर सिंह and let's begin. Now understand one thing. एक आइडिया फ्रेमवर्क होता है essay में. आइडिया फ्रेमवर्क, right? I यानी कि introduce your essay with an anecdote. अब वो आप कोटेशन से भी शुरू कर सकते हो, एक एनेक्डोट से भी शुरू कर सकते हो. मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि हिस्टोरिकल एनेक्डोट या हिस्ट्री बेस्ड एनेक्डोट से शुरू करो, ज्यादा बेटर है. या आप अपनी इंट्रोडक्शन में एक पैराडॉक्स भी लेके आ सकते हो, बट ट्राई टू इंट्रोड्यूस डेफिनेटली विद समथिंग विच इज क्लोज टू दीज थ्री थीम्स: एनेक्डोट, कोट और पैराडॉक्स. देन डी से नाउ ऐसे का कोई टॉपिक होगा जो आपको दिया जाएगा, जो आप टॉपिक चूज करके जिसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं. ट्राई टू डिफाइन द कोर थीम ऑफ दैट ऐसे टॉपिक और ट्राई टू डाइसेक्ट द थीम. प्लीज डू दैट. दैट वुड perhaps be the thesis statement for your essay. Then E से यानी कि examine. अब ये बॉडी पे आ जाता है, हम ये बॉडी पे आ जाएंगे, बॉडी ऑफ द essay में. Try to examine the core theme of the essay and correlate that with multiple dimension or multi-dimensional arguments. And A यानी कि answer, which is towards the pre-conclusion and the conclusion stage of your essay. Give solutions, definitely give philosophical insights, but try to conclude very meaningfully and also very purposefully. Please do not sum up the body of the essay or the introduction in your conclusion. That is something which I have been telling you from time and again. I mean, I have been talking about this from a lot of time. Don't end up summarizing the content given in the body or the content given in the introduction. That is a very shoddy conclusion. Let me tell you very honestly. Try to look at the essay topic with a PPF lens, which is the past, present, future lens. Now past, because see, we all are very fond of history, although all of us don't end up taking a history optional, but we are all very fond of history. Try to understand, अगर आप किसी टॉपिक को अप्रोच करते हैं एक हिस्टोरिकल लेंस से, उससे आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग बन जाता है. सो पास्ट में मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी थीम की बात कर रहे हैं. लेट्स से द थीम ऑफ द एसे इज रिलेटेड टू रेजिलियंस, ऑलराइट, और लेट्स से द थीम ऑफ द एसे इज रिलेटेड टू ह्यूमिलिटी. द एसे टॉपिक कैन बी वट एवर इट इज. कोई कोट हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, लेकिन द थीम, हमारा चैलेंज क्या है, हमको एक कोटेशन दिया गया है, फिलोसॉफिकल टॉपिक सो कॉल्ड, हमने उसमें से थीम एक्सट्रैक्ट करा और उस थीम के ऊपर हम एक एसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक, अब लेट्स से द थीम इज रेजिलियंस और लेट्स से द थीम इज ह्यूमिलिटी. अब इन वैल्यूज के बेसिस पे मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पे कोई आइडिया या कोई एग्जाम्पल या कोई एनेक्डोट समझ पा रहा हूं. रेजिलियंस की बात आती है तो पास्ट में कोई आइडिया मेरे सामने आ रहा है, कोई एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है, कोई एनेक्डोट मेरे माइंड में आ रहा है, जिसके चलते मैं रेजिलियंस वैल्यू को थोड़ा और इलैबोरेटिवली समझा सकता हूं. प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इवेंट है, कोई ऐसा पैंडेमिक है, कोई ऐसा हेल्थ इशू है, कोई ऐसा सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है जो कि रेजिलियंस को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझा सके. एंड फ्यूचर कि आने वाले समय में लेट्स से हम एआई की बात करते हैं, एआई एंड जॉब्स की बात करते हैं. सो रेजिलियंस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे जॉब सेक्टर में एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग टू द टेक्नोलॉजीज में. सो द आइडिया इज कि आप किसी भी ऐसे टॉपिक को पहले तो उसको डायसेक्ट करो, उसकी थीम क्या है, उसकी थीम को समझ के देन उसको पीपीएफ लेंस यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लेंस से सोचने की कोशिश करो. और आपके माइंड में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे. आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने बैठेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे अगर आप ये पीपीएफ लेंस के जरिए एक ऐसे टॉपिक को अप्रोच करते हैं. अब हम कहते हैं कि बहुत सारे डायमेंशंस डालो, पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, लीगल, एटसेट्रा एटसेट्रा. हम एक बात को समझें कि मल्टीपल डायमेंशंस लेके आने बहुत जरूरी है. ब्रॉडली आपको मैं बताना चाहता हूं कि 4 तरह के डायमेंशंस होते हैं. अब वो 4 तरह के डायमेंशंस में आप सब डायमेंशन जितने मर्जी लेके आते रहो. जो लेयर्ड डायमेंशन फ्रेमवर्क है ब्रॉडली वो 4 तरह का है. एक तो आपका मॉरल या इंडिविजुअल डायमेंशन की बात आती है, जहां पे आप साइकोलॉजी, वैल्यू, एथिक्स, इन सब एट्रीब्यूट्स को
लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग सर्टेन एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स. Now you can talk about an individual or moral dimension talking only about the value system or the ethical system depending upon the topic. Not that कि आपने तीनों ही attributes को लिखना है. सोसाइटी की बात आती है, यहां पे कल्चरल एस्पेक्ट आ जाता है, रिलीजन का एस्पेक्ट आ जाता है, मीडिया का एस्पेक्ट आ जाता है, फैमिली का एस्पेक्ट आ जाता है. इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन की बात आती है, यहां पे हमारी गवर्नेंस की बात आती है, लॉ, जस्टिस, and the interaction between the institutions and judiciary and the interaction between the institutions and the executive. And then of course education की बात भी आती है institutional dimension में. global dimension में आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक एनेक्डोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीस, क्लाइमेट एथिक्स, टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं ग्लोबल डायमेंशन में. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर एस्से में काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिखें कि ना लिखें. देखो डिपेंड करता है टॉपिक क्या है. अब वो टॉपिक अगर ऐसा है जिसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको नजर दिखाई दे रहा है, या वो टॉपिक ऐसा है जो कि अपने आप में एक पैराडॉक्स साउंड कर रहा है, तो वहां पे तो काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर दो. तो एक मेथड है हेगेलियन मेथड, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस. थीसिस यानी कि आइडियल वर्जन ऑफ द आइडिया क्या है, आइडियल वर्जन यानी कि मोर और लेस कि आपने क्या उस एस्से के टॉपिक को इंटरप्रेट करा है, व्हिच मींस कि आप उस एस्से के टॉपिक को जिस दिशा में इंटरप्रेट कर रहे हैं उसी दिशा के संबंधित आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं, राइट. देन एंटीथीसिस यानी कि कैसे उसका दूसरा पहलू भी हम देख सकते हैं, लेकिन आप उस दूसरे पहलू को अपने पूरे एस्से में हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, यानी कि काउंटर पर्सपेक्टिव आ जाता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाता है. एंड देन सिंथेसिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द थीसिस एंड द एंटीथीसिस. सो सिंथेसिस इज रिकंसिलिएशन ऑफ टू आइडियाज, रिकंसिलिएशन वाया रिफॉर्म, वाया एम्पैथी और वाया ऑल्टरनेट विजन. सो व्हिच मींस सिंथेसिस में आप एक और पर्सपेक्टिव दे रहे हैं जो कि थीसिस और एंटीथीसिस का फ्यूजन है. एक आर्ग्यूमेंट है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और काउंटर आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट के सिंथेसिस को हम पेश करते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन. एंड मे बी वी कैन यूज अ सेपरेट एनेक्डोट टू जस्टिफाई द सिंथेसिस ऑफ द टू आर्ग्यूमेंट्स एज वेल. अब एक एनेक्डोट बैंक की मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, और एक और डिटेल्ड एनेक्डोट बैंक वीडियो 25 एनेक्डोट्स यानी कि 25 थीम्स एंड 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेक्डोट्स का एक वीडियो मैं संडे को लेके आऊंगा, देखना जरूर. एनेक्डोट बैंक, मुझे पता है कि मैंने एस्से की पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू करी है, लेकिन अभी मैं एक एनेक्डोट बैंक भी आपके साथ ये सीरीज खत्म करना चाहता हूं, बिकॉज मेंस का पेपर बच्चों का काफी पास में है, और जो बच्चे वैसे भी एस्से की तैयारी वैसे भी करना चाह रहे हैं, चाहे वो 2026 के एस्पिरेंट्स हो, 27 के एस्पिरेंट्स हो, उनके लिए भी ये वीडियोस और ये नॉलेज बहुत काम आने वाली है. नाउ ह्यूमिलिटी की बात आती है, पावर की बात आती है, लीडरशिप की बात आती है. मेरे माइंड में 3 ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, और आपको ना फटाफट एग्जाम्पल्स को रिकॉल करना है एस्से के पेपर में, ज्यादा टाइम नहीं होगा. जैसे कि ह्यूमिलिटी, पावर, लीडरशिप की बात आती है, अब्राहम लिंकन, अशोका और डॉक्टर कलाम. ये तीनों की आपके माइंड में ये तीनों एग्जांपल जरूर आने चाहिए. अब्राहम लिंकन का वो फेमस कोट दैट ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू रियली वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर. पावर और मोरालिटी एसेज में जब बात आती है, ऐसे में पावर या मोरालिटी बेसिस की अब्राहम लिंकन को इस्तेमाल करें, उसके एनेक्डोट का इस्तेमाल करें. अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट कलिंगा, अगेन ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर, लीडरशिप और ह्यूमिलिटी रिफ्लेक्ट करता है. दैट वही अशोका जिसने कितने लोगों को मारा कलिंगा की वॉर में, बट देन ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ एंड आल्सो encouraged other people to transform for a higher purpose. And then Dr. Kalam की मिसाइल लॉन्च स्टोरी, which is taking the blame for failure and giving credit to his team, to others for the success. That is again highlighting what? Leadership and the power of humility. Then inner self, happiness, meaning of life. अब यहां पे अगेन 3 एग्जांपल्स मेरे माइंड में कौन से आते हैं? विक्टर फ्रैंकल आ जाता है. विक्टर फ्रैंकल ये वही है जो कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में थे, और वो कंसंट्रेशन कैंप्स में रह के लोगों की तकलीफ देख के, लोगों की पीड़ा को देख के उनके अंदर होप आई, और उन्होंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया उस कंसंट्रेशन कैंप में बैठ के. बाद उन्होंने किताब भी लिखी अबाउट हिज लाइफ एंड अबाउट हाउ ही कनेक्टेड विद हिज पर्पस इन लाइफ इन दैट very difficult situation in a Nazi concentration camp in a gas chamber. भगवत गीता में जो अध्याय है 18वां अध्याय क्या कहता है? डिटैचमेंट की बात करता है. भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो सबक दिया, जो सीख दी, जो बात समझाई, वो क्या था? डिटैचमेंट की बात करी, एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन की बात करी. अगेन
थीम क्या है? इनर सेल्फ, हैप्पीनेस, मीनिंग ऑफ लाइफ. सो योर मीनिंग ऑफ लाइफ is not attached to the outcome you're getting. You're detached with the outcome, but you're just acting. You're acting without expectation. APJ Abdul Kalam sleeping in huts so that he can stay close to people. Right? Again, it's not that APJ Abdul Kalam went up to become a big person. You know, he went up to become the president, but even then, even when he was a president, he was very humble. He had very humble beginnings, and he also had a very humble life all throughout till the last breath of his life. Right? So therefore these people and these situations and even the Bhagavad Gita, that is helping you to write more about, you know, themes like inner self, happiness and meaning of life. Then जब बात आती है लॉ, जस्टिस या फ्रीडम की, देन वहां पे 3 एग्जांपल्स कौन से माइंड में आते हैं? तो चलो, पहला नेल्सन मंडेला का इतना बड़ा दिल, इतने साल के लिए वो जेल में रहे, 27 साल के लिए जेल में रहे, लेकिन कोई लीगल रिवेंज नहीं लिया, और फिर भी जेल से आने के बाद भी एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात करी, ताकि जो भी, चाहे वो ब्लैक कम्युनिटी में से था या कोई व्हाइट कम्युनिटी में से था, जो भी इंसान रिस्पॉन्सिबल था फॉर एनी काइंड ऑफ क्राइम्स व्हिच हैव हैपेंड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उनको बुक किया जाए, उनकी सजा हो. सो ही स्टूड फॉर मॉरल जस्टिस डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ था. महात्मा गांधी, सॉल्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन. I mean, there are so many, you know, movements led by Gandhi, which was laid on the foundation of law, justice and freedom. And then the Nuremberg trials, the trials which happened after the World War II. It was again a kind of a reconciliation commission, a truth and reconciliation commissions formed by the US and its allies to actually expose and book those people who were involved in the Holocaust. Now, just because those officials and those people were obeying the orders of Hitler doesn't mean that they were doing the right thing. Doesn't mean that they were on the right side of the law. Right? So again, these are certain examples जो कि law, justice और freedom की theme को, dimension को highlight करते हैं. Then change, transformation, perseverance. Sisyphus, Greek mythology में ये एक ऐसे राजा थे जो कि लोगों को धोखा देके, छल कपट करके राज करते थे. और जब एक बार इनको श्राप मिला ग्रीक गॉड से, उन्होंने ये कहा कि तुमने पूरी जिंदगी क्या करना है, तुमने पूरी जिंदगी एक पत्थर को बस ऊपर को, एक पत्थर को तुमने ऊपर रोल करना है पहाड़ी की तरफ. अब जब ये पहाड़ी है और यहाँ पे पत्थर है, चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, देखिए ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ये पत्थर है, यहाँ पे आप खड़े हैं और इस पत्थर को ऊपर रोल कर रहे हैं, तो वो तो नीचे को ही आएगा. आपका बहुत जोर लग रहा है, जितनी जोर से आप ऊपर लेके जा रहे हैं उतनी आसानी से वो नीचे आ रहा है. अब ग्रीक गॉड्स ने सिसिफस को वो श्राप दिया कि भैया तूने छल कपट करके, धोखा करके, धोखाधड़ी करके लोगों को रूल किया है, राज किया है, अब तेरे को ये श्राप सहना पड़ेगा. वो पूरी जिंदगी करता रहा. हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है, द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ. इसी बात को तो अल्बर्ट कैम्यूस ने भी कहा था अपनी किताब में. ये जो अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ है कि जितनी का आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज को ऊपर लेके जाने के लिए, उतने ही इजीली वो चीज और आपको भी नीचे घसीट रही है. यानी कि दिस इज द एंडलेस स्ट्रगल ऑफ लाइफ व्हिच इज हैपनिंग. We are trying to push forward, but then again we are coming down, right? But however, in this process and in this struggle, we are also finding the meaning of life, right? So therefore, let's understand one thing, that whatever hard work you're doing, whatever struggles you have in your life, well, you might feel कि भाई मैं एक पहाड़ी के नीचे खड़ा हूं और मैं पत्थर को ऊपर रोल कर रहा हूं, लेकिन वो पत्थर नीचे को ही आ रहा है. अब ये एंडलेस स्ट्रगल आपकी है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, इंस्टाग्राम पे आप कम्युनिटी बनाना चाह रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ये जो पत्थर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो और जो पत्थर नीचे आ रहा है, इस पूरे प्रोसेस में आपको अपनी जिंदगी का भी समझ आ रहा है. कुछ ना कुछ तो इसमें से निकल रहा है, कुछ ना कुछ मंथन तो हो रहा है जिसके बारे आपको समझ आ रहा है. देन इलॉन मस्क की बैंकरप्सी ड्यूरिंग द स्पेसएक्स लॉन्च प्लस द टेस्ला लॉन्च. अगेन ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ. इलॉन मस्क, चलो अभी तो भाई बने हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, अब तो खैर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में बिग ब्यूटीफुल ब्रेकअप भी हो गया है. लेकिन वही इलॉन मस्क, उन्होंने भी कई चैलेंजेस फेस करे थे, लेकिन उनके चैलेंजेस ने उनको डेटर नहीं किया, उनके एम्बिशंस को और उनके ड्रीम्स को डेटर नहीं किया. एकलव्य से हम क्या सीख सकते हैं? डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, इवन विदाउट वैलिडेशन. ही जस्ट वांटेड टू पे हिज रिस्पेक्ट टू हिज गुरु. ही सेड कि भाई मैं आपके बारे सोच के बस तीर कमान चलाता रहा. और उनको पता था कि एकलव्य अर्जुन से भी ज्यादा, द्रोणाचार्य को पता था कि एकलव्य अर्जुन से भी ज्यादा शातिर एक सिपाही बन सकता है, एक शातिर सिपाही है, एक शातिर निशानेदार है.
और उसकी जो तीर कमान चलाने की जो क्षमता थी, दैट वाज मच मोर रिफाइंड एंड पॉलिश्ड देन अर्जुन। और इसी बात का गुरु द्रोणाचार्य को डर भी था। उन्होंने बदले में एकलव्य से क्या मांगा? गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? अंगूठा। उन्होंने दे दिया खुशी खुशी, राइट। तो एक तो परसिवियरेंस के एकलव्य बिना गुरु द्रोणाचार्य के अपने सामने खड़े वो फिर भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तीर कमान चला रहे थे, परसिवियरेंस। बट अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज कि उन्होंने अपना अंगूठा भी दे दिया खुशी खुशी। उसके बाद ऑफ कोर्स वो तीर कमान नहीं चला पाए थे। कलेक्टिव गुड, सोसाइटी एंड मोरालिटी। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी थ्योरी यहां पे आ जाती है दैट ट्रू फ्रीडम इज हैविंग मोर देन राइट्स। ट्रू फ्रीडम इज नॉट अबाउट जस्ट हैविंग राइट्स एंड राइट्स एंड राइट्स, इट इज मोर देन राइट्स, इट इज गोइंग मच बियॉन्ड देन whatever constitutional rights or the freedoms which you get. It is also about getting the capability. Now you and I, we both have the right to coexist in the society. You have your fundamental right to vote, you have the right to speak, you have the right to express, but you also have the right to get those opportunities which maybe somebody else has got, which who is more resourceful than you. So it's also about the capability as well. What about the capability? You're giving the other person the freedom to pursue what he wants, but are you providing that person with the resources with which he or she can pursue what he or she wants? All right. ISRO scientists working for the nation tirelessly with minimal resources. Chandrayaan 3, Mangalyaan. All these are examples whereby our scientists were working day and night with not that many budget, with not that much budget which probably NASA has or which probably any space agency has. Technology and humanity. Oppenheimer मूवी आई थी कितनी लंबी, बहुत लोगों ने देखी. Scientific knowledge, scientific progress, but again एक moral burden about the atomic bomb. AI ethics, deepfake videos, autonomous weapons. Very good, technology is progressing, but what about the ethical part of the technology? How is that impacting humanity? Point to ponder. Now, very quickly, how to use these in the essays. For example, let's say the essay topic which we have given to you is we come nearest to the great when we are great in humility. Simple topic. That हम true मायने में तभी great होते हैं जब हम सही मायने में बहुत ही विनम्र हैं, जब हम great in humility हैं. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? Very quickly, you can start with Lincoln's quote about adversity and character. You can start with an anecdote of Abraham Lincoln. You can start with an anecdote of Abdul Kalam. Then define humility with philosophical and ethical dimensions. Take some time to define that. Then discuss political humility, taking the example of Ashoka. Institutional humility, taking the example of the Gandhi's trial after the non-cooperation movement when he had called off after the Chauri Chaura incident. Societal humility, the health workers and the frontline workers during COVID. Just an example. Then you can conclude with a very reflective quote that true greatness lies not in ruling others but in ruling oneself. And then again, you can give a supporting argument or a supporting anecdote of, let's say, Ashoka or maybe Akbar. So therefore, try to use more anecdotes, try to play with words, try to play with anecdotes in a way that all those anecdotes, इन सब के बारे आपने पढ़ा हुआ है. It's not that कि आपको इन सब के बारे कहीं और से जाके पढ़ना है. Already हमने हिस्ट्री में और और चीज़ों में इन चीज़ों के बारे पढ़ा हुआ है. ये तो चलो हिस्टोरिकल बेस्ड हम कोटेशंस की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बेस्ड पर्सनालिटीज की बात हो रही है. बट ऑल्सो यू कैन यूज people from diplomacy, you can use people from contemporary times as well. Now that is up to you, but you have to have some anecdotes in your mind ready with you जिनको आप आगे जाके ऐसे में expand कर सकते हैं. Now Gandhi's trial, you can elaborate about Gandhi's trial that look, March 1922 में Mahatma Gandhi was arrested by the British for sedition under section 124A of the IPC. Why? Because he wrote 3 articles in Young India which was very critical of British rule after the Chauri Chaura incident. Now what did he write? He said that look, affection, प्यार मोहब्बत cannot be manufactured or regulated by law. अगर मेरे मन में आपके लिए अफेक्शन नहीं है या सिस्टम के प्रति अफेक्शन नहीं है तो भाई वो मेरा अपना खुद का मर्जी है और मैं अपनी डिसअफेक्शन एक्सप्रेस कर सकता हूं. नॉट नेसेसरी कि मेरे को हाथ में कानून उठाना है या डंडे मारने हैं, बट मैं वो नॉन वायलेंट तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकता हूं. जब तक मैं लोगों में वायलेंस की भावना इंसाइट नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप डंडे पकड़ के सरकार को मारना शुरू करो, लेकिन मैं अपनी डिसअफेक्शन एक्सप्रेस कर रहा हूं आपके साथ. Now this is what? This is a classic example of being great in humility. All right? चलिए, so दोस्तों आज के इस ऐसे वीडियो में हमारी इतनी ही बात थी. मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में. थैंक यू सो मच.